नमस्कार मित्रों, गुड आफ्टरनून। हमारा जो टॉपिक है वो अर्थालंकार है और अर्थालंकार के अंतर्गत हमने 3 अलंकारों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें उपमा अलंकार के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। तुलना की बात की गई, 2 वस्तुओं की तुलना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उस समय मैंने उपमा अलंकार के बारे में अच्छे से बता दिया, समय व्यर्थ में गवाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैंने रूपक के बारे में आपको बता दिया। रूपक अलंकार क्या होता है? रूप दे देना, अर्थात किसका रूप दे देना? उपमान का उपमेय में, अर्थात दोनों जो वस्तुएं, जो पदार्थ, जो मानव जो होते हैं वो इतने सादृश्य होते हैं, इतने समान होते हैं कि दोनों को एक ही कर दिया जाता है। चरण कमल बंधु हरिराय, जैसे मैंने बताया था, यहाँ कमलों का आरोप चरणों में कर दिया गया है, अर्थात भगवान के चरण कमली इतने सुंदर हैं कि उनको कमल बता दिया गया। और भी ऐसे उदाहरण हैं। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम जी के नाम को, राम जी के स्मरण को, राम नाम को रतन की तरह बताया गया है, अर्थात रूप दे देना, अर्थात उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होना ही वहां रूपक अलंकार होता है। उसके बाद में आपने पढ़ा था उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार में संभावना की जाती, किसमें किसकी? आपका उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। जैसे कि मैंने बताया था, भगवान श्री कृष्ण जो पीले वस्त्र जो पहने हुए हैं, उन पीले वस्त्रों में इतने सुशोभित हो रहे हैं कि मानो मानो जनु जानो मनु मनु जनु ज्यों जैसे शब्द आते हैं, वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र इतने पीले वस्त्र उनके शरीर पर इतने सुशोभित हो रहे हैं जैसे किसी नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, स्वर्ण, वो भी सोने जैसा, तब उसकी जो दशा सुंदरता हो जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण लग रहे हैं। मानो संभावना जताई जा रही है। वहां सादृश्यवाची शब्द भी बताए थे मैंने, मनु मानो जनु जानो वगैरह। इसके बाद में हम अर्थालंकार के जो 2 अलंकार रहे थे, चौथे नंबर का अलंकार अतिशयोक्ति और 5वें नंबर का अलंकार आपका मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ 9th क्लास में अर्थालंकार के 5 ही भेद है, शब्दालंकार के 3 भेद है, बट जो अन्य क्लास है, बड़ी क्लास कक्षाएं हैं जो, उनमें अर्थालंकार के और भी काफी भेद होते हैं। मम्मट के अनुसार अलग है, अलग है। खैर उसकी बात चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ लेवल भी छोटा है, लेवल के हिसाब से 9th क्लास के हिसाब से पढ़ा है। अतिशयोक्ति अलंकार, यहाँ हम बात कर रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, किसे कहते हैं? अतिशयोक्ति का मतलब होता है अतिशयता करना, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, अर्थात जहां सामान्य बात भी, मतलब असंभव बात को सामान्य की तरह प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका होना संभव न हो, असंभव हो, ऐसी किसी बात को सामान्य तरीके से प्रस्तुत किया जाए, और वो भी ऐसी असंभव बात को सामान्य तरीके से जब प्रस्तुत किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, जो काम असंभव हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई काम है, आप कहेंगे मैं तो सागर को पार कर आया, मैं तो आकाश को पार कर आया, इम्पॉसिबल है, असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। स्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, अतिशयता के साथ में प्रस्तुत करना, जो बात जिस बात का होना संभव ना हो, असंभव हो, जिस बात का जो संभव नहीं हो सकती हो, ऐसी बात को प्रस्तुत करना ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे उदाहरण के माध्यम से और समझ जाएंगे आप। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। क्या ऐसा हो सकता है कि हनुमान की पूंछ में, हनुमान जी जो है उनकी पूंछ में आग लग नहीं पाई है और तब तक लंका सारी जल गई और निशाचर जो राक्षस है वो भाग गए? अरे बिना आग लगाए हुए कैसे हो सकता है? ऐसे एक बात बताइए, बिना आग लगाए हुए किसी में आग लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ऐसा होना असंभव है, इम्पॉसिबल है कि बिना हनुमान जी ने बिना पूंछ में आग लगे हुए और लंका सारी जल गई। पहले ही उनकी पूंछ में तब तक आग लग ही नहीं पाई, तब तक लंका सारी जल गई,
और वो गए निशाचर भाग और सारी राक्षस भाग गए। तो ऐसा नहीं, हनुमान जी पहले पूंछ में आग लगाएंगे, उस आग से लंका को जलाएंगे, तब निशाचर भागेंगे। तो यहाँ प्रस्तुत किया गया है, अर्थात उस बात को जो बात हो ही नहीं सकती। आप इससे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, प्राण छूटे ही प्रथमे रिपुके, रघुनायक सायक छूट ना पाए। प्राण छूटे प्रथमे रिपुके, रिप कहते हैं शत्रु को, प्रथम माने पहले, छूटे माने छूट, प्राण छूट गए। अरे शत्रु के युद्ध क्षेत्र में राम जी और राम जी का शत्रु खड़ा हुआ है, जब तक राम जी ने अपना बाण चलाया नहीं है, बाण के चलाने से पहले ही उनका शत्रु खत्म हो गया। भाई बिना बाण चलाए हुए, बिना कोई हथियार चलाए हुए किसी व्यक्ति को खत्म कैसे, क्या आपको ही देखकर खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहाँ यही कहा जा रहा, प्राण छूटे प्रथमे रिपुके, मतलब प्राण छूटे प्रथमे रिपुके, प्राण पहले छूट गए रिपुके। रिपु कहते हैं शत्रु को, प्राण कहते हैं प्राणों को, आत्मा को। छूटे छूट गए प्रथम रिपुके, रिपु कहते हैं शत्रु के प्रथम छूट। रघुनायक सायक कहते हैं बाण छूटे ना पाए। और रघुनाथ जी के, राम जी के बाण छूट नहीं पाए, तब तक शत्रु ने युद्ध क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। बिना बाण छोड़े हुए राम जी ने, और शत्रु उनका मर गया, प्राण छोड़ दिए उसने, ऐसा नहीं हो सकता है। अब बाण चलाओगे तभी तो वो शत्रु मरेगा, हथियार चलाओगे तभी तो मरेगा। तो यहाँ यही अतिशक्ति, अतिशयता के साथ में प्रस्तुत करो। कोई मूर्ख व्यक्ति आपका, ओहो आप तो बिल्कुल कालिदास हो, आप तो प्रधानमंत्री हो, तो किसी बात को उसमें वो गुण है नहीं, आप बड़ा चढ़ा के रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना ही आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट सेंटेंस, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। अर्थात राणा जी, महाराणा प्रताप जा रहे हैं, सामने नदी आ रही है, तब तक महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे कि मैं किधर होके जाऊं, कैसे जाऊं। तब तक घोड़े ने तो नदी को पार कर दिया। आगे नदियां पड़ी अपार, बड़ी अपार पड़ी नदियां, बड़ी लंबी चौड़ी गहरी नदी है, सामने आ रही है। और घोड़ा कैसे उतरे पार, ऐसा विचार कर रहे हैं। घोड़े पर बैठे हैं चेतक पर महाराणा प्रताप जी, और विचार कर रहे हैं कि आगे नदी अपार पड़ गई है, एकदम बहुत ज्यादा गहरी लंबी चौड़ी पड़ गई है। और राणा ने सोचा इस पर, राणा सोच रहा है इस पर, तब तक घोड़ा उस पर। भाई राणा जी तो चला रहे हैं चेतक को, चेतक को इशारा करेंगे चलने, जंप करने के लिए, तभी तो जंप करेगा। तब तक इधर सोच रहे हैं, तब तक घोड़ा उस पार हो गया। इम्पॉसिबल। अर्थात किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, असंभव बात को संभव बनाना, असामान्य बात को सामान्य की तरह प्रस्तुत करना ही आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आई होप, मुझे विश्वास और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, असंभव बात को संभव करना, असामान्य बात को सामान्य की तरह प्रस्तुत करना ही आपका अतिशयोक्ति अलंकार। नाम भी अतिशयोक्ति, अतिशयता के साथ प्रस्तुत करना। ये उदाहरण क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत क्या होता है? मानवीकरण जो अलंकार होता है आपका, जब जड़ अचेतन वस्तु को मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है। जो अचेतन वस्तु होती है, जिसमें चेतनता नहीं होती है, प्रकृति के किसी भी तत्व को जब बिल्कुल मनुष्य के क्रियाकलाप करते हुए जैसे दिखाया जाता है, वहां मानवीकरण। ऐसा प्रकृति के किसी भी तत्व को मानव बना देना, मानवीकरण। किसी भी प्रकृति के तत्व को मानव की तरह ही प्रस्तुत करना मानवीकरण अलंकार होता है। नदी को परी बना देना, नदी को आपका उर्वशी बना देना, संध्या रात्रि को परी की तरह प्रस्तुत करना, सूर्य को किसी अच्छे तेजस्वी मानव की तरह प्रस्तुत करना, चंद्रमा को शीतल व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करना, चांदनी को एक सुंदर स्त्री की तरह प्रस्तुत करना, तारों को साड़ी की तरह प्रस्तुत करना, मेघों को मेहमान की तरह प्रस्तुत करना, रात्रि को एक सजी हुई सुंदर स्त्री की तरह प्रस्तुत करना। ये सब मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है। अर्थात किसी अचेतन वस्तु को, किसी प्रकृति की वस्तु को मानव की तरह, इंसान की तरह, व्यक्ति की तरह, पुरुष की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाना ही आपका मानवीकरण अलंकार होता है।
चलिए उदाहरण के माध्यम से और समझ लेते हैं। मेघ आए बड़े बंठन संवर कर। जो मेघ है, जो बादल है, जो वर्षा से भरी हुए पानी से भरी हुई बड़े बंठन संभल कर आ रहे हैं। बरसात का समय है और बड़े ठंड समय, मेहमान की तरह, अर्थात मेघों को यहां एक मेहमान की तरह प्रस्तुत किया गया है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मानवीकरण है। प्रकृति जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अपारे का विसंसारी कवि रे प्रजापति यथास्मि रोचते विश्व तथेदम परिवर्तन। आज के युग में कवि ब्रह्मा के समान होता है। जैसी रचना करे, यहां बैठा बैठा अमेरिका के बारे में लिख सकता है। तो कवि की रचना है, कवि की कल्पना है कि मेघ आए बड़े ठंड समर कर। मेघों को देखकर कवि ने कहा, ओह बिल्कुल मेहमान की तरह, जैसे नया नवेला मेहमान आता है सज धज के, बिल्कुल एकदम सूट पैंट पहन के बढ़िया से, सूटकेस वगैरह टाई वाई लगा के, उसी प्रकार आपके मेघ भी आ रहे हैं पानी से भरे हुए, मेहमान की तरह प्रस्तुत किया गया है। तो मानवीकरण, मेघ है, अचेतन है, हर अलग चेतन है, लेकिन हमारे लिए तो अचेतन ही है। मेहमान की तरह कैसे सज सकता है? तो यह मेहमान की तरह प्रस्तुत किया गया है। किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। पत्थरों को देखकर, खूबसूरत पत्थरों को देखकर, नदी के किनारे पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, आपने देखे होंगे। बिल्कुल नदी पानी से बिल्कुल वो रेड हो जाती है, पानी के टकराव से, घर्षण से बिल्कुल रेड हो जाती है, अच्छी हो जाती है, सुंदर बनावट बन जाती है, सिलवटिया होती है, गुलवटिया होती है, आपने देखी होंगी। तो है किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। उन पत्थरों को देखकर कवि ने कहा है कि कैसे पानी पी रहे हैं, बिल्कुल जैसे इंसान पानी पीता है उसकी तरह बिल्कुल ये पत्थर पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। पानी इंसान की तरह ऐसा लग रहा है, नदी के किनारे जो पत्थर पड़े हुए हैं पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पत्थर को, मेघ को मानव की तरह बिल्कुल क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट, जगकर सजकर रजनी बोले। जगकर, जगी पहले रात्रि, और सजकर अब बोल रही है। सुंदर, जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री बोलती है, सज धज कर जाती है, नव नवेली युवती जब जाती है, उसकी तरह रात्रि को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और इस कारण यहाँ भी आपका रात्रि को एक सज धज कर एक स्त्री की तरह बताया गया है। तो इन सभी उदाहरण में प्रकृति के अलग अलग तत्वों को मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जा रहा है। इस कारण से यहाँ मानवीकरण अर्थात मानव बना देना, प्रकृति के तत्वों को इंसान बना देना, पुरुष बना देना, पुरुष की तरह क्रियाकलाप करते हुए बता देना, वहां आपका मानवीकरण अलंकार है। पहले उदाहरण में मेघों को इंसान की तरह, नए नवेले मेहमान की तरह प्रस्तुत किया गया है। दूसरे उदाहरण में पानियों को, जो पत्थर हैं उनको पानी पीते हुए इंसानों की तरह बताया गया है। तीसरे उदाहरण में जो रजनी कहते हैं, रात्रि को, रात को, निशा को, नाइट को, उसको सज धज कर स्त्री की तरह प्रस्तुत किया गया है। इस कारण से यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अतिशयोक्ति और मानवीकरण, आई होप, मुझे उम्मीद है दोनों अलंकार आपकी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को प्रस्तुत करना, मानवीकरण में किसी भी प्रकृति के तत्व को, नेचर के तत्व को, उसको मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार होता है। आज की क्लास में आपके जो शब्दालंकार और अर्थालंकार दो भेद होते हैं और उनके अंदर जो भी प्रकार आते हैं, आपके 5 अर्थालंकार हुए, शब्दालंकार 3 हुए, 8 अलंकारों को मैंने आपके सामने अच्छे से प्रस्तुत कर दिया। इसके अंतर्गत कहीं भी आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सहज भाव से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और द बेस्ट वी